ऋतु और अलीशा को देखते देखते न जाने कब दिव्या रेलिंग के पास पहुंच गई होती है और वो मानो ऋतु के पीछे पीछे गिरने जा रही होती है जब विशाल जल्दी से दिव्या को अपनी तरफ खींच लेता है। दिव्या चक्कर खाकर विशाल की बाहों में बेहोश हो जाती है। विशाल के सामने ऋतु खड़ी है जिसका पूरा चेहरा खून में सना है और वो घूर कर विशाल को देख रही होती है। विशाल और दिव्या की हालत देखकर और रोहन और अनिकेत की भी हालत खराब हो जाती है। दिव्या को होश में लाने के लिए विशाल दिव्या के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। चेहरे पर पानी पड़ते ही दिव्या हड़बड़ाती हुई उठती है। दिव्या को होश में आया देखकर विशाल राहत की सांस लेता हुआ रोहन से कहता है, मुझे ऋतु के पेरेंट्स से मिलना है। यह सुनकर रोहन हैरान होता हुआ विशाल से बोलता है, पर इस लड़की ने तो कहा था कि ये ऋतु की दूर की कजन है, तो इसे ऋतु के घर का एड्रेस नहीं पता है क्या? रोहन की बात सुनकर विशाल कहता है, तुम दिव्या की हालत तो देख ही रहे हो, ये कैसे एड्रेस बताएगी? रोहन विशाल की बात सुनकर हामी भरता हुआ विशाल और दिव्या को ऋतु के घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद ऋतु के घर पर विशाल हिम्मत जुटाता हुआ ऋतु के पेरेंट्स के सामने कहता है, वो एक्चुअली हमें आपसे ऋतु के बारे में कुछ कहना है। ऋतु का नाम सुनते ही रोहन के साथ साथ ऋतु के पेरेंट्स के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और रोहन थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, ऋतु के बारे में? जिस पर विशाल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऋतु की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ऋतु को टेरेस से धक्का दिया गया था जिससे नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई थी। विशाल के इतने कहते ही फिर से वही लड़की की डरावनी चीख सुनाई देने लगी। चीख इतनी तेज थी कि सबको अपने कान बंद करने पड़े। अगले ही पल पूरे घर में अचानक से एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ये सुनकर ऋतु के पापा गुस्से में विशाल का कॉलर पकड़ते हुए बोलते हैं, ये क्या मजाक है? विशाल खुद का कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, यही सच है और ऋतु को धक्का किसी और ने नहीं बल्कि अलीशा ने ही दिया था। अपनी बहन के ऊपर इल्जाम लगता देखकर अनिकेत भी गुस्से में विशाल की तरफ बढ़ता है, ये क्या बकवास कर रहा है? लेकिन दिव्या विशाल को बचाने के लिए विशाल और अनिकेत के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और आगे बोलती है, मैं ऋतु की कोई कजन नहीं हूं। ये बात बताने के लिए हमने आप लोगों से झूठ बोला है। दिव्या की बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है और रोहन कुछ बोल पाए उससे पहले ही दिव्या ने आगे कहा, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अलीशा की मौत हो चुकी है और जो मैं आगे बोलने वाली हूं शायद ये सुनकर आप लोगों को हमारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन अलीशा की मौत का कारण भी ऋतु की आत्मा है जिसने अलीशा को मारकर अपनी मौत का बदला लिया है। रोहन गुस्से में चीखते हुए विशाल और दिव्या से कहता है, ये कोई तरीका नहीं होता लोगों को इस तरह से परेशान करने का। तुम लोग जाओ यहां से वरना मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूं। तभी अनिकेत बोल पड़ता है, पुलिस को बुलाओ, ये मेरी बहन पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। विशाल ने रोहन से कहा, तुम भी जानते हो रोहन, अलीशा तुम्हें लेकर कितनी पॉजिटिव थी। विशाल के इतना कहते ही रोहन अचानक से शांत हो गया और बोला, हाँ अलीशा पॉजिटिव थी मुझे लेकर, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं होता। उस रात तुम पार्टी में ऋतु के साथ डांस कर रहे थे। तुम्हारी और ऋतु की नजदीकी अलीशा से बर्दाश्त नहीं हुई और अलीशा ने अपने गुस्से और पॉजिटिवनेस के कारण मौका मिलते ही ऋतु को धक्का मार दिया। विशाल ने रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा। विशाल फिर उन लोगों को समझाते हुए आगे कहता है, क्या ये वजह काफी नहीं है? मेरा काम था आप लोगों को सच बताना। इतना कहकर दिव्या और विशाल वहां से जयपुर की ओर निकलने लगते हैं। तभी विशाल और दिव्या जब ऋतु के घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने सामने ऋतु की आत्मा को मुस्कुराते हुए
सफेद रोशनी में जाता हुआ देखते हैं। वहीं सामने ऋतु की आत्मा को देखते ही विशाल तुरंत जाकर ऋतु के पापा और उसके बॉयफ्रेंड रोहन को लेकर बाहर आता है और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए ऋतु की आत्मा की तरफ इशारा करता है। रोहन और ऋतु के पापा ने देखा कि सामने सफेद रोशनी में ऋतु खड़ी हुई है। ऋतु के चेहरे पर एक अलग सा सुकून नजर आ रहा होता है और देखते ही देखते ऋतु मुस्कुराते हुए उनकी आंखों के सामने से उस रोशनी में गायब हो जाती है। ऋतु को जाते देख रोहन जोरों से चिल्लाता है, मुझे माफ करना ऋतु। और रोहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहां सबसे अलविदा कहकर सूरत से जयपुर आते आते विशाल और दिव्या को काफी देर हो जाती है, जिस वजह से विशाल और दिव्या अपने आप ही रात के 11 बजे होटल राजमहल के रिसेप्शन पर आ जाते हैं। होटल राजमहल में खुद को देखकर दिव्या खुद में बड़बड़ाती हुई कहती है, काश कभी ऐसा हो कि हम यहां वापस आए ही ना। दिव्या खुद को बोल ही रही होती है कि अचानक वहां सामने मल्लिका को खड़ा देखकर दिव्या की बोलती बंद हो जाती है और दिव्या धीरे से विशाल के पीछे छुप जाती है। दिव्या को इस तरह अपने पीछे छुपता देखकर विशाल सामने की ओर देखता है, जहां पर मल्लिका खड़ी हुई एकटक दिव्या को घूर रही होती है। लेकिन फिर मल्लिका दिव्या पर से अपना ध्यान हटाते हुए सीधा विशाल से कहती है, विशाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मल्लिका की बात सुनकर विशाल ने कहा, हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे। जिस पर मल्लिका ने गुस्साते हुए विशाल से कहा, अकेले में कुछ बात करनी है मुझे तुमसे विशाल। मल्लिका के गुस्सा करते ही पूरे होटल राजमहल का माहौल बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, तरह तरह की अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। पूरे माहौल में अलग किस्म की असहनीय गंध घुल जाती है और देखते ही देखते मल्लिका विशाल और दिव्या के सामने से गायब हो जाती है। मल्लिका के गायब होते ही मल्लिका की आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है, विशाल अगर तुम अपने और दिव्या की सलामती चाहते हो तो अभी के अभी मुझसे मिलने अकेले मेरे कमरे में आओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मल्लिका के इतना कहते ही विशाल दिव्या की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। विशाल की बात सुनकर दिव्या घबराते हुए विशाल से कहती है, मैं अकेले नहीं रुकने वाली यहाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिस पर विशाल दिव्या को समझाते हुए कहता है, अब तो तुम सब जानती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। बस यही इसी रिसेप्शन की चेयर पर बैठे रहना जब तक मैं वहां से वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर विशाल मल्लिका के कमरे की तरफ चला जाता है, रूम नंबर 703। विशाल दरवाजे पर नॉक करे उससे पहले ही मल्लिका ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, आओ विशाल, अंदर आओ। ये कमरा और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विशाल ने देखा कि अंदर बेड पर मल्लिका लेटी हुई है। मल्लिका के ट्रांसपेरेंट गाउन से उसके गोरे लंबे पैर साफ दिखाई दे रहे हैं। विशाल का ध्यान मल्लिका के पैरों पर जाता है और विशाल अपनी आंखें नीचे कर लेता है, जिसे देखकर मल्लिका मुस्कुराती हुई कहती है, क्या हुआ विशाल, तुमने अपनी नजरें क्यों फेर ली। ये सुनकर विशाल मल्लिका की बातों को नजरअंदाज करता हुआ बोलता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। विशाल की बात सुनकर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है और वो विशाल से कहती है, तुम जहां जाते हो उस लड़की को अपने साथ लेकर क्यों जाते हो। मल्लिका की बात सुनकर विशाल कहता है,
उस लड़की को तो मैंने मना किया था होटल में रहने के लिए, पर आपने ही कहा था हम कभी गेस्ट को मना नहीं करते। विशाल की बात सुनकर मल्लिका कहती है, मैंने उस लड़की को होटल में रहने के लिए कहा था, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। ये सुनकर विशाल ने कहा, मैं उसे यहां अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूं। ये सुनकर मल्लिका ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है जैसे मुझे कुछ नहीं पता कि तुम उस लड़की को मेरे घर पर रखते हो? हाँ, तो क्या मैं उसे यहाँ इस होटल में जलने के लिए छोड़ दूं? विशाल ने गुस्से में कहा। विशाल के मन में दिव्या के लिए केयर देखकर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है और मल्लिका जोरों से चीखती हुई विशाल से कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो विशाल, सिर्फ मेरे। मल्लिका के चीखने और गुस्से के कारण दूसरी तरफ रिसेप्शन डेस्क में बैठी हुई दिव्या अचानक जोर से हवा में उड़ती है और दीवार से जाकर टकराती है, जैसे किसी ने उसे बहुत ताकत से वहां फेंक दिया हो। दिव्या चिल्लाती हुई धाड़ से नीचे जमीन पर गिर जाती है। दिव्या की चीख सुनकर विशाल गुस्से में मल्लिका के कमरे से भागता हुआ रिसेप्शन की तरफ जाता है। वहां दिव्या को नीचे जमीन पर बेहोश गिरा देख दिव्या को उठाते हुए चीखते हुए बोलता है, मल्लिका, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तो तुम अपनी हद में रहो। अरे मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए सिर्फ एक गलती थी। उस दिन मैं अपने गुस्से के कारण होश में नहीं था और मुझसे वो सब हो गया। विशाल को गुस्सा देख बंसी विशाल से कहता है, विशाल, तुम मालकिन से मत उलझो, वो बहुत खतरनाक है। बंसी की बात सुनकर विशाल गुस्से में बोलता है, खतरनाक होगी तुम्हारे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मैं अपनी पर आ गया ना, तो ना तुम्हारी मालकिन रहेगी और ना ही यह होटल राजमहल। विशाल के इतना कहते ही पूरे होटल राजमहल में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। किसी के हंसने की आवाज तो किसी के रोने की आवाज, और देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लग रहा होता है मानो पूरा होटल अपने गुस्से में चीख रहा हो। दरवाजे खिड़कियां सब खुलने बंद होने लगती हैं। तभी होटल राजमहल में लगी बड़ी सी घड़ी 3:30 बजने की तरफ इशारा करती है। चारों तरफ जलने की बदबू और लोगों की उन्हें बचाने की आवाजें विशाल के दिलो दिमाग को झंझोड़ने लगती। विशाल तुरंत दिव्या को उठाकर वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है। मल्लिका के घर जाकर विशाल दिव्या को सोफे पर लिटा देता है और दिव्या के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। दिव्या हड़बड़ाती हुई उठती है, लेकिन पैर में लगी चोट के कारण दिव्या की चीख निकल जाती है। विशाल दिव्या की चोट पर आइस पैक लगाकर बोलता है, आई एम सॉरी दिव्या, मेरे ही कारण तुमको इतनी चोट पहुंची है। उस मल्लिका ने मेरे ही वजह से तुम्हें दर्द दिया है, लेकिन और नहीं, तुम्हें मेरी वजह से अब और कोई नुकसान नहीं होगा। दिव्या जवाब देती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? विशाल आगे बोलता है, बात दरअसल यह है कि मल्लिका तुमसे जेलस फील करती है। उसे लगता है कि तुम मेरे नजदीक आ रही हो। इतना सुनते ही दिव्या के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। तुम प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। दिव्या को इस हालत में देखकर विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा ठीक है, अब मुझे सोना है और कल मुझे जाना भी है दूसरी आत्माओं को आजाद करवाने के लिए, विशाल ने कहा। विशाल की बात सुनकर दिव्या कहती है, मुझे जाना है का क्या मतलब? मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ कल, आखिर तुम्हारा प्रोटेक्शन भी तो करना है मुझे। दिव्या की बात सुनकर विशाल अपना माथा ठोकते हुए बोलता है, अभी सो जा मेरी माँ, कल का कल देखते हैं। बड़े आए। विशाल की बात सुनकर दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। अगले दिन विशाल तैयार होकर निकलने ही वाला होता है कि दिव्या पीछे से आकर विशाल को बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो?
विशाल हैरान होकर दिव्या से बोलता है, भूल रहा हूं, पर क्या? विशाल की बात सुनकर दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे, और मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, बस। विशाल थक हार कर हाँ में सर हिलाता हुआ दिव्या की बात मान जाता है। विशाल और दिव्या ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ जाते हुए विशाल के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि वो कैसे करण के बारे में पता लगाएंगे। तभी विशाल का ध्यान दिव्या की बातों की तरफ जाता है, जो खुद में ही बड़बड़ा रही होती है। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ है यार, क्या अमेजिंग फैशन के कपड़े हैं यहाँ। दिव्या अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही विशाल ने कहा, इंटरनेट, यहीं से मुझे मिलेगा करण का एड्रेस। विशाल के इतना कहते ही ट्रेन का माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और अजीब सा धुआं भरने लगता है, और अचानक सब कुछ अपने आप साफ भी हो जाता है। विशाल तुरंत इंटरनेट पर 2015 सुसाइडल रेप केस इन दिल्ली डालकर सर्च करने लगता है। काफी देर की खोजबीन के बाद विशाल को दिल्ली रेप केस का एक आर्टिकल मिलता है। रेप के आरोपी करण आहूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विशाल दिव्या के साथ दिल्ली पहुंचते ही सीधे ही दैनिक पेपर के ऑफिस जाता है और वहां जाकर उनसे कहता है कि हम लोग मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और रेप केसेस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हमें 2015 में रेप के बाद आत्महत्या करने वाले करण आहूजा का एड्रेस चाहिए। वहीं न्यूज़पेपर के ऑफिस से विशाल और दिव्या को करण आहूजा का पता मिल जाता है। विशाल ने तुरंत एड्रेस नोट किया और दिव्या के साथ चला गया चांदनी चौक की तरफ। चांदनी चौक, गली नंबर 15। इस गली में रहने वाले हर एक इंसान को करण आहूजा के बारे में पता होता है, इसलिए विशाल और दिव्या को घर खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक छोटा सा घर, लेकिन काफ़ी बेजान। ऐसा लग रहा हो मानो उस घर ने काफ़ी कुछ सहा हो। हर तरफ झाड़ियाँ उग चुकी हैं। उस घर को देखकर कोई भी कह सकता है कि वहाँ कोई नहीं रहता होगा, लेकिन विशाल और दिव्या दबे कदम से चलते हुए घर तक पहुँचते हैं और हिम्मत करके डोरबेल बजाते हैं। काफी देर के बाद अंदर से किसी के आने की आहट होती है, और जब दरवाजा खुला तब विशाल और दिव्या ने देखा कि उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो बुजुर्ग भी ठीक उस घर की तरह ही बेजान मालूम होता है। आंखों में चमक तो जैसे कभी उस व्यक्ति के पास थी ही नहीं। खुशियों का कोई नामो निशान नहीं। उस व्यक्ति को देखते ही विशाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल, हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देते हुए कहा, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। उस व्यक्ति का जवाब सुनकर दिव्या ने कहा, अंकल, हम बहुत दूर से आए हैं। यहाँ जो रेप केस हुए हैं उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। हमने सुना है कि आपका बेटा भी। दिव्या कुछ बोल पाए उससे पहले उस आदमी ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। इससे पहले विशाल और दिव्या आगे कुछ बोल पाते, उस आदमी ने दरवाजा उनके मुंह पर मारकर बंद कर दिया। विशाल और दिव्या ने हैरानी में एक दूसरे को देखा। तभी उनके पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी, ऐसी आवाज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। विशाल और दिव्या ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। विशाल और दिव्या हैरानी में देखते रहे। हर बार पीटने की आवाज बढ़ती ही जाती है। तभी अचानक से एक डरावनी सी औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत के सारे बाल बिखरे हुए हैं, आंखों के गड्ढे बड़े और काले हैं, गाल की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। उस औरत ने विशाल और दिव्या को देखा और अचानक दिव्या का गला पकड़कर दबाने लगी। तूने मारा है मेरे बेटे को।
आज मैं तुझे मार दूंगी। दिव्या का दम घुटने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। तभी विशाल ने उस बूढ़ी औरत से दिव्या को छुड़वाया। दिव्या खांसती हुई जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। तभी उस बूढ़ी औरत ने विशाल को देखकर कहा, करण, तुम आ गए बेटे। विशाल उस बूढ़ी औरत की आंखों से बह रहे आंसू देखने लगा। बिखरे बाल, पथराई आंखें, झुर्रियों से भरपूर चेहरा। उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो उसने जीने की उम्मीद कब की छोड़ दी हो। तभी वो बुजुर्ग आदमी वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो कामिनी, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, वो आवारा कमजर्फ कब का मर गया। उस आदमी ने बूढ़ी औरत को घर के अंदर खींचा और इससे पहले विशाल या दिव्या कुछ और बोल पाए, उसने एक बार फिर दरवाजा इनके मुंह पर मारकर बंद कर दिया। विशाल और दिव्या समझ चुके हैं कि उनको करण के माँ बाप से कुछ भी हासिल नहीं होगा। दिव्या ने चिंता जताते हुए पूछा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि करण पर वेदिका ने वो घिनौना इल्जाम कहाँ लगाया था। विशाल सोच में पड़ गया और उसने कहा, अब एक ही जगह है जहां से हमें इस बारे में कुछ पता चल सकता है, द्वारका पुलिस स्टेशन। विशाल और दिव्या द्वारका पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। हर तरफ खाकी में या तो पुलिस वाले हैं या आम कपड़ों में अपराधी। दिव्या थोड़ी घबरा जाती है। वो विशाल का हाथ पकड़ लेती है। विशाल, ये लोग हमें क्यों बताएंगे कुछ भी? विशाल कहता है, कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। दोनों एक टेबल के पास पहुंचते हैं और विशाल एक रौबीली आवाज में बोलता है, ये यूनिफॉर्म शर्ट पैंट से बाहर क्यों है? टेबल की दूसरी तरफ बैठा हवलदार हैरानी से देखता है। उससे ज्यादा हैरानी से दिव्या विशाल को देखती है। पुलिस वाला विशाल को गौर से देखता है। विशाल उसी रौबीली आवाज में बोलता है, बैठे क्यों हो? खड़े हो जाओ और अपनी यूनिफॉर्म ठीक करो। पुलिस वाला खड़ा हो जाता है और जल्दी से यूनिफॉर्म ठीक करने लगता है। वहीं विशाल वहां पर रखी हुई फाइल्स को पलट कर देखने लगता है। तभी पुलिस वाला धीमी आवाज में पूछता है, आप कौन है सर? विशाल फाइल्स को नीचे रखते हुए कहता है, स्पेशल ब्रांच। वो पुलिस वाला तुरंत सैल्यूट मारता है। दिव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है ये सब देखकर। विशाल पुलिस वाले से कहता है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। वो जो रेप केस में करण आहूजा ने आत्महत्या कर ली थी, वो वाकया कहाँ हुआ था? पुलिस वाला सीना तान कर बोलता है, जनाब, वो कांड सिटी विलेज रिजॉर्ट में हुआ था, यहीं द्वारका में। विशाल कहता है, अच्छा, और रौबीली अंदाज से मुड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन वापस पलटकर पूछता है, कमरा नंबर क्या था? पुलिस वाला बोलता है, जनाब, कमरा नंबर 505। विशाल कहता है, शाबाश, और मुड़कर बाहर की तरफ निकल जाता है। वो पुलिस वाला तुरंत सलूट मारता है। दिव्या भी विशाल के पीछे पीछे बाहर निकल जाती है। विशाल बाहर आकर राहत की सांस लेता है। तभी दिव्या हैरानी में बोलती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम पुलिस वाले हो। विशाल हैरान नजरों से दिव्या की तरफ देखता है। मैं पुलिस वाला नहीं हूं, एक जले हुए होटल का रिसेप्शनिस्ट हूं। दिव्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। तो तुमने नाटक किया? विशाल उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाता है। इससे पहले उनको पता चले, यहां से सटक लेते हैं। विशाल और दिव्या की अगली मंजिल होती है सिटी विलेज रिजॉर्ट, द्वारका, नई दिल्ली। रिजॉर्ट पहुंचते ही दिव्या और विशाल सीधा रिजॉर्ट के मैनेजर के पास जाते हैं। हमें आपके रिजॉर्ट के रूम नंबर 505 में रुकना है, विशाल ने मैनेजर से कहा। मैनेजर ने विशाल और दिव्या की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, सॉरी सर, पर क्या मैं जान सकता हूं कि आपको उसी कमरे में क्यों रुकना है? मैनेजर की बात सुनकर विशाल कुछ बोले इससे पहले ही दिव्या ने कहा, क्योंकि 505 मेरा लकी नंबर है। दिव्या की बात सुनते ही मैनेजर ने कमरा नंबर 505 की चाबी विशाल के हाथों में दे दी। विशाल के हाथों में चाबी आते ही
जैसे मानो पूरे रिजॉर्ट का माहौल बदल गया हो। काले काले बादल पूरे आसमान में छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी देर पहले जहां खिली हुई धूप निकली थी, वहां ऐसा लग रहा है मानो कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी। एक ठंडी हवा का झोंका हवा में खुल गया। इतना खतरनाक माहौल देखकर मैनेजर भी डर गया। उसने विशाल और दिव्या को बोला, वो कमरा थोड़ा खतरनाक है, यहाँ सबका मानना है कमरा नंबर 505 हॉन्टेड है। विशाल मुस्कुराकर बोलता है, हम लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। दिव्या भी बोलती है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तभी बाएं कान में बंसी फुसफुसाता है, ये तो ओवर एक्टिंग करती है, हंसा देगी तुम्हें। तभी दाएं कान में मुरली फुसफुसाता है, जिस काम के लिए आए हो जल्दी कर लो, मुझे भूत प्रेत से वैसे भी बहुत डर लगता है। विशाल और दिव्या कमरा नंबर 505 की तरफ बढ़ते हैं। कमरे में पहुंचते ही विशाल और दिव्या ने देखा कि उनके सामने से करण टॉवल में लिपटा हुआ बाथरूम से कमरे में आता है। वहीं दूसरी ओर कमरे में वेदिका बेड पर लेटी हुई है। वेदिका को बेड पर लेटा देख करण बोलता है, तुम यहां क्या कर रही हो? वेदिका मुस्कुराती हुई करण से बोलती है, अपनी जान को देखने आई हूं। बिना कपड़े के तो तुम और भी ज्यादा कातिल लगते हो। वेदिका की बात सुनकर करण कमरे का दरवाजा खोलता है। चलो वेदिका, कमरे से बाहर निकलो। वेदिका उठकर करण के पास आती है और उसको चूमने लगती है। करण वेदिका को पीछे धकेलता है। वेदिका गुस्से से पूछती है, क्या कमी है मुझ में करण? मैं हॉट हूं, सेक्सी हूं, सुंदर हूं, और तुम्हें क्या चाहिए? करण उसे समझाते हुए कहता है, आई एम सॉरी वेदिका, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ईशा से प्यार करता हूं। करण की बात सुनकर वेदिका गुस्सा हो जाती है और करण से कहती है, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना करण, तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, और उस ईशा का तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वेदिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। करण बिल्कुल हैरान रह जाता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम वेदिका? निकलो मेरे कमरे से। वेदिका और गुस्से से अपने कपड़े फाड़ने लगती है और चिल्लाती है, हेल्प, कोई मेरी हेल्प करो। वो करण को खुद की तरफ खींच लेती है। वहीं खड़े ये सब देख रहे दिव्या और विशाल वेदिका की चालबाजी देखकर हैरान रह जाते हैं। दिव्या विशाल से कहती है, इस छोटी लड़की के कारण ये बेचारा लड़का कितना बुरा फंस गया। वहीं दूसरी ओर वेदिका करण के नाखूनों को अपने हाथों पर कसकर रगड़ती है, जिससे उसकी चमड़ी उधड़ जाती है, खून निकलने लगता है, और उसके इस तरह चिल्लाने से रिजॉर्ट का सारा स्टाफ अंदर कमरे में आ जाता है। सिक्योरिटी वाले करण को खींचकर बाहर ले जाते हैं और वेदिका वहां पर मौजूद महिला स्टाफ के सामने रोने का नाटक करती है। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंचती है। करण अपनी सफाई में खुद को सही साबित करने की बहुत कोशिश करता है। करण कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, ये खुद उल्टा मेरे कमरे में घुस आई थी, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन अफसोस कि कोई भी करण की बात पर यकीन नहीं करता। विशाल और दिव्या ने देखा कि किस तरह सभी लोगों ने करण को वेदिका के रेप के झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया। वहां खड़ी करण की गर्लफ्रेंड ईशा पुलिस को करण को ले जाते देखती रहती है। आज तक इतना हेल्पलेस ईशा ने कभी महसूस नहीं किया होता। ईशा रोती हुई पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मेरा करण कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। लेकिन कोई भी ईशा की बातों पर यकीन नहीं करता। ईशा फूट फूट कर रोती है, पुलिस वालों से लगातार करण को छोड़ने की गुजारिश करती रहती है। करण से लिपट जाती है। करण बार बार उसे बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया ईशा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। ईशा बोलती है, मैं जानती हूं करण। लेकिन पुलिस वाले
करण को ईशा से खींचकर अलग करते हैं और करण को पुलिस जीप में बिठा लेते हैं। ईशा पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाती है, करण को छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन पुलिस करण को लेकर वहां से चली जाती है। ईशा अपने घुटनों पर गिरकर फूट फूट कर रोती है। ईशा का इस तरह से रोना देखकर विशाल और दिव्या के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये सब देख लेने के बाद दिव्या और विशाल फिर से रिजॉर्ट के मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर ने दिव्या और विशाल को अपने सामने खड़ा देखकर पूछा, मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? विशाल कुछ बोल पाए उससे पहले ही दिव्या मैनेजर से कहती है, रूम नंबर 505 में जो रेप केस हुआ था उस समय करण आहूजा के साथ एक लड़की ईशा भी उसके साथ रुकी हुई थी। हमें उसका फोन नंबर चाहिए। इतना सुनते ही उस मैनेजर ने विशाल और दिव्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, सॉरी मैडम, लेकिन हम अपने किसी भी गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। और वैसे भी करण आहूजा केस को हुए कई साल बीत चुके हैं। हमने उस वक्त ही पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। वैसे आप लोग हैं कौन? विशाल कुछ बोल पाए इससे पहले ही दिव्या ने कहा, हम स्पेशल ब्रांच मुंबई से आए हैं। हमें इस रेप केस की तहकीकात करने के लिए यहाँ भेजा गया है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की, मजबूरन हमें तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। ये सुनते ही मैनेजर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और वो तुरंत ही बोला, सॉरी मैडम, सॉरी सर, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको उस लड़की का नंबर देता हूँ। कुछ देर बाद मैनेजर ने ईशा का फोन नंबर कंप्यूटर से निकालकर दिव्या और विशाल को दे दिया। विशाल और दिव्या रिजॉर्ट से बाहर आकर तुरंत ईशा को फोन करते हैं। विशाल बोलता है, हेलो ईशा, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, क्यों और आप कौन बोल रहे हैं? विशाल ने बहुत गंभीरता के साथ बोला, ईशा, मुझे आपसे करण आहूजा के बारे में बात करनी है। विशाल और दिव्या एक कैफे में बैठे हैं जब उनके सामने एक सुंदर सी लड़की कैफे में दाखिल हुई। स्लिम फिगर, लंबे बाल, आंखों में चश्मा और परफेक्ट ड्रेसिंग स्टाइल। विशाल ईशा को देखते ही पहचान गया। ये वही लड़की है जो पुलिस के सामने करण को छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी। विशाल अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और ईशा को आवाज दी, ईशा। ईशा ने पलटकर विशाल की तरफ देखा और वो विशाल और दिव्या की तरफ बढ़ गई। विशाल ने उसके लिए कुर्सी खींची जिस पर ईशा बैठ गई। दिव्या ने ईशा को हाय कहा और फिर बोली, मेरा नाम दिव्या है और ये विशाल है। ईशा ने इस बात पर ज्यादा गौर ना करते हुए कहा, आप लोग करण के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? तभी अचानक से विशाल और दिव्या को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वही रोंगटे खड़े कर देने वाली रोने की आवाज। ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। विशाल उससे पूछता है, क्या आप अब भी इस रोने की आवाज को सुन पा रही हैं? ईशा ने हैरानी से विशाल और दिव्या की तरफ देखा। आपको भी करण के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? विशाल ने हाँ में सर हिलाया। ईशा ने हैरानी में अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दिव्या की आंखें भी नम हो गई और उसने ईशा को हौसला देते हुए उसका हाथ थाम लिया। ईशा ने टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछे और भरे गले से बोली, मैं ठीक हूं। फिर ईशा ने विशाल और दिव्या से पूछा, आप लोग हैं कौन और करण के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? विशाल ने ईशा से कहा, यह जानना जरूरी नहीं है कि हम कौन हैं, बस हम इतना जानते हैं कि करण बेगुनाह था, उसे वेदिका ने फंसाया था। ये सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। विशाल ने आगे पूछा, जब करण भी जानता था कि वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ कोई भी सबूत टिक नहीं पा रहे थे, तो उसने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया? ईशा ने सिसकियां भरते हुए कहा, उसके पापा की वजह से। दिव्या और विशाल ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। ना चाहते हुए भी विशाल के मुंह से निकल जाता है, उसके पापा की वजह से?
ईशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। करण के पापा ने उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं किया। वो अपने बेटे को जानते तक नहीं थे। उनको वेदिका के झूठे आंसुओं पर ज्यादा भरोसा था और उन्हें अपने बेटे के सच्चे आंसू दिखाई नहीं दिए। उन्होंने तो उल्टा ये कह दिया कि आज से मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी है। उसने जो काम किया है उससे मेरा सर पूरे समाज के सामने झुक गया है। मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। ईशा ने आगे कहा, लेकिन करण की मम्मी ने करण का पूरा साथ दिया और कहा कोई कुछ भी कहे पर मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कभी कुछ ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उन्होंने ही करण को जेल से आजाद करवाया और उसे घर लेकर आई। लेकिन करण के घर आते ही उसके पापा ने घर का दरवाजा ये बोलकर बंद कर दिया कि ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना अच्छा होता है। बस अपने पापा की यही बात करण को अंदर तक हर्ट कर गई। ईशा की बात सुनकर दिव्या और विशाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। फिर ईशा ने आगे कहा, जब से करण जेल से छूटकर अपने घर आया तब से सोशल मीडिया पर हर जगह करण की बुराई ही हो रही होती है। करण के सारे सोशल हैंडल्स पर लोग उसे रेपिस्ट के नाम से कमेंट करने लगे, जिस वजह से मेरा करण जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था वो निराश और डिप्रेस रहने लगा। बस यही लोगों के कमेंट्स और अपने पापा की नफरत करण बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। तो क्या होगा कहानी में आगे,